यूक्रेनी सेना रूस की सीमा के भीतर घुसकर एक के बाद एक हमले कर रही है। अभी जो जानकारी मिल रही है, यूक्रेनी सेना कुर्स्क में लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। कुर्स्क में न्यूक्लियर प्लांट से 40 किलोमीटर दूर यूक्रेनी सेना है। 6 अगस्त को यूक्रेन ने कुर्स्क पर घुसपैठ की थी। यहाँ कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की बढ़त से गुस्से में आ गए हैं पुतिन, और इसी के बाद रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला भी किया है। लेकिन यूक्रेनी सैनिक अगर रूस की सीमा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ कब्जा कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नजर भी इस पर बनी हुई है, और उसी का खमियाजा इन दिनों यूक्रेन भुगत भी रहा है, जहां पर 100 रॉकेट एक साथ दाग दिए गए, 100 मिसाइलें और साथ ही साथ 100 ड्रोन से हुआ है यूक्रेन में सबसे बड़ा हमला भी। लेकिन अभी जो जानकारी है, न्यूक्लियर प्लांट पर अब 40 किलोमीटर दूर यूक्रेनी सेना है। पहले भी रूस ने ये चेताया था, ये कहा था कि न्यूक्लियर प्लांट पर यह हमला होगा, और हमला होने के साथ ही यूक्रेनी सेना पर ये बात डाल दी जाएगी। इन हालातों पर बात करने के लिए हमारे साथ में हैं अरविंद तेजावत जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी मेरे साथ में हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, जो हालात अभी बने हुए हैं, यूक्रेन बड़ी तबाही झेलता है, रूस की सीमा में दाखिल हो जाता है, जब कब्जे करने शुरू करता है, रूस जब बड़ा हमला देखता है, 9/11 जैसे हालात नजर आते हैं, उसके बाद रूस बौखला जाता है। पुतिन हमले का इंस्ट्रक्शन देते हैं, यूक्रेन पर बड़ा हमला, ये कहिए कि अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ। अभी जो न्यूक्लियर प्लांट से 40 किलोमीटर की दूरी यूक्रेनी सेना की है, क्या एक बड़ी तबाही अभी रूस में होने की बारी है क्या? देखिए, जिस तरह के काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन ने लॉन्च किए हैं, और खासकर जिस तरह से रशिया की सॉफ्ट वैली को उसने अटैक किया है, ये दर्शाता है कि वो यूक्रेन ने अपने आप को कंसोलिडेट किया है, और इसमें जो मदद दी गई है वो वेस्ट की तरफ से दी गई है, क्योंकि जिस तरह का रेमिनेंट पोटेंशियल यूक्रेन आर्मी में बचा था, वो केपेबल नहीं था कि वो इस तरह के काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च कर सके। उसने जो स्ट्रेटेजिक मैपिंग की है टेक्निकल बैटल एरिया की, वो ये दर्शाती है कि कुर्स्क, जहां से वो सारे ऑपरेशंस रशिया सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन में, वहां उसने घुस के हमले किए हैं। दूसरी चीज, कुर्स्क की वैसे भी हिस्टोरिकल बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आप देखें, जब रूसो जर्मन वॉर हुआ था 1943 में, वहां भी जर्मनी की इधर ही हार हुई थी। तो यूक्रेन ने बड़ा कैलकुलेटिव मतलब मूव लिया है, और खासकर ये जो अभी अटैक किया है, विच इज अकेन टू ट्विन टावर अटैक, इससे रशिया की जो उसकी जो इमेज है, उसकी जो एक वर्चस्व की वाली जो इमेज है, उसमें काफी बट्टा लगा है। तो इसको मुझे नहीं लगता रशिया बर्दाश्त कर सकेगा, क्योंकि रशिया के वजूद और एग्जिस्टेंस की बातों पे सवालिया निशान खड़ा होता है। और आपने देखा ही है कि रशिया ने किस तरह से उसके बाद रिटेलिएटरी अटैक्स किए हैं। रही बात यूक्रेन की, क्योंकि यूक्रेन वो कहते हैं सब कुछ लुटा चुके हैं, तो वहां कुछ बर्बाद होने को बहुत ज्यादा नहीं है। तो वो कहते हैं ना कि बिकॉज अब वो दे विल ओनली राइज फ्रॉम द एशेज एंड दे विल स्ट्राइक रशिया, और इसमें अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका बहुत बड़ा हाथ है। जी, यानी आप कह रहे हैं ना पानी की चाहत है यूक्रेन के आगे, और ना खोने का कुछ डर है। और ऐसे हालात में जब यूक्रेन है, तो फिर यहाँ अलग अलग तरीके के हालातों में यूक्रेन आगे बढ़ रहा है। वो ये सोच रहा है कि रूस को जितना नुकसान पहुंचा सके उतना पहुंचा ले, और इसीलिए रूस की सीमा में डटे हुए हैं। यानी अरविंद तेजावत जी, ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को कहीं से भी कम आंकना चाहिए। भले ही रूस के मुकाबले छोटा देश है, संसाधनों में कमी है, लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन को अभी नेटो देश अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा है, युद्ध में टिका भी हुआ है, हिम्मत इतनी जुटाई भी कि रूस की सीमा में दाखिल हो गया। रूस को मजबूर होना पड़ा कि यूक्रेन बॉर्डर से अपनी सेना को वापस रूस में लाए, क्योंकि यूक्रेनी सेना तो खुद घर में घुसपैठ कर चुकी थी। ऐसे में यहाँ फोर्स का लगना जरूरी था। और जो 9/11 जैसा ये जो हमला, बहुमंजिला इमारत में ड्रोन हमला जो हुआ, उससे यूक्रेनी सेना ने बता दिया कि हम भी कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो जिंदा राष्ट्र होते हैं उनको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। जब वियतनाम जैसे देश ने अमेरिका को हरा दिया, तो फिर
यूक्रेन तो उससे काफी ताकतवर देश है और वहां की जो जनता है वह बहुत ही सजग और बहुत ही अपने राष्ट्र को लेकर काफी वह बहुत ज्यादा ही कॉन्शियस है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे राष्ट्र को लंबे समय तक रूस अपने इशारों पे चलाना चाहे तो यह संभव नहीं था। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा है। और अभी जो यूक्रेनी सेना ने, जैसा कि अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी बोला कि वेस्ट की तरफ से काफी बड़ी मदद मिली है, तो वह वापस दोबारा अपना पूरी ताकत के साथ रूस से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और ऐसे में मोदी साहब वहां गए हैं तो भारत और रूस के संबंधों को देखकर भी ये लगता है कि मूलतः जो भारत है वह रूस का संदेशवाहक है, वह मैसेंजर है, वह मीडिएशन की कोशिश नहीं करेगा। तो यह भी रूस का एक वो दिखा रहा है, क्योंकि भारत मित्र हैं और मोदी साहब वहां गए हैं, तो ये भी एक संकेत है कि रूस अब किसी न किसी तरह से समझौते की टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं और देखते हैं कि आगे आने वाला समय क्या किस रुख लेता है। बिल्कुल। एक अपडेट भी है, बेलगोरोद से अपडेट है। बेलगोरोद में यूक्रेन की घुसपैठ की कोशिश से जुड़ा अपडेट मिल रहा है। 200 सैनिकों ने यहां घुसने की कोशिश की है। रूसी सेना ने यूक्रेनी आर्मी को पीछे हटा दिया है, जो जानकारी मिल रही है। रूसी सेना ने यूक्रेनी आर्मी को पीछे हटाया तो है, लेकिन क्या पीछे हटने में पूरी तरीके से यहाँ यूक्रेनी सेना नजर आएगी या फिर से कोशिश होगी? क्योंकि जो खबर है, जब से रूस की सीमा में दाखिल हुए हैं यूक्रेनी सैनिक, तब से हर दिन कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते हैं, गांवों पर, कस्बों पर कब्जा करते हैं। और ये जो सिलसिला है बेलगोरोद तक पहुंचा, जहां पर यूक्रेन की घुसपैठ की कोशिश सामने आई है। 200 सैनिकों ने यहाँ घुसने की कोशिश की है। रूसी सेना अभी एक्टिव दिख रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी आगे की सिचुएशन या पीछे की सिचुएशन हमने देखी है, ब्रिगेडियर दत्ता, आपको क्या लगता है, अगर एक बार सीमा में दाखिल हो गए हैं यूक्रेनी सैनिक, हालांकि नुकसान भी अच्छा खासा हो रहा है दोनों ही तरफ से, यानी कि बड़ी तादाद में सैनिक मारे भी जा रहे हैं, लेकिन शायद यहाँ पर ये सोच लिया होगा कि अब सीमा में दाखिल हो चुके हैं, अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, नुकसान रूस का भी करके दिखाएंगे, क्योंकि यूक्रेन तो लंबे वक्त से ये नुकसान झेल रहा है, देख रहा है। हाँ, यकीनन देखिए, आप जिस तरह के लॉसेस यूक्रेन को हुए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यूक्रेन ने ये ठान ली है कि इस तरह के जो फिदायीन या इस तरह के बलिदानी अटैक्स वो कर रहे हैं, वो अपने जो मकसद है, उनका मकसद ये नहीं है कि साहब कोई रूस की टेरिटरी को वो कब्जा कर लेंगे, लेकिन हाँ, रूस के जो बुनियादी जो उसकी इमेज थी उसको उन्होंने हिला दिया है। और यकीनन ये बड़ा हाई इंटेंसिटी, एक तो पहली बात देखिए, आप बिल्टअप एरिया में जितने ऑपरेशंस होते हैं उनमें कैजुअलिटी रेट काफी होती है, और क्योंकि कुर्स्क एक बहुत बड़ा गढ़ है रशिया का, तो रशिया इतनी जल्दी केव इन नहीं करेगा और यूक्रेन को काफी खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए, लेकिन यूक्रेन में जिस तरह का जज्बात, जिस तरह की जिंदादिली दिखाई जा रही है, और आप देखिए लीडरशिप पे काफी फर्क पड़ता है। जेलेंस्की खुद एक ज्यू हैं और आपने देखा होगा कि किस तरह से मस्कुलर नेशनलिज्म का इजहार करते हैं। आपने इजराइल हमास युद्ध में देखा है। इजराइल का अगर आप तारीख में जाएं या इतिहास में जाएं तो आप देखेंगे कि साहब सन 48 में उसको आज़ादी मिली, उसके बाद किस तरह से अरब नेशंस ने उस पर अटैक किया और उसने उनको हराया। योम किपुर वॉर जो 1973 का हुआ था, वहां उसने लोगों को हराया। तो ये दिखाता है कि आपके अंदर कितना जुझारूपन है, कितनी रेजिलियंस है, और यूक्रेन उसका इजहार कर रहा है। हालांकि अगर आप न्यूमेरिकल रेशियो देखें तो 1:5 का रेशियो था जब ये जंग शुरू हुई थी 3 साल पहले। तो यूक्रेन कोई मैच नहीं था रशिया की पावर, चाहे वो कॉम्बैट पोटेंशियल की बात हो, चाहे सामरिक संसाधनों की बात हो, चाहे वो माली हालत की बात हो। लेकिन देखिए, लड़ाई में 3 चीजें बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं, मैन, मटीरियल और मोराल। जिसे और मैन काफी जुझारू हैं, मटेरियल सपोर्ट उसे वेस्ट से मिल रहा है और मोराल उनका काफी हाई है। और अगर आप देखें तो रशियन ट्रुप्स में बीच में देखा गया था कि उनका मोराल बूट्स में था। तो ये सब चीजों को ध्यान में देखते हुए ये यूक्रेन का एक अच्छा कमबैक। अच्छा, इन सभी डेवलपमेंट के बीच में एक बड़ी खबर ये भी है कि पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है और
आपसी देशों जो देशों के आपसी रिश्ते हैं उसको लेकर तो बात हुई ही अरविंद तेजावत जी, लेकिन साथ ही साथ 2 महीने में दूसरी बार ये रहा जब रूस यूक्रेन के युद्ध का जिक्र भी पीएम मोदी ने किया है। यानी पहले पुतिन से मिलते हैं, फिर जेलेंस्की से मिलते हैं और फिर उसके बाद में फोन पर बात होती है। तो क्या जो वैश्विक स्तर पर चर्चा चल रही है कि जो कोई नहीं कर पाया वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया जब यूक्रेन के दौरे पर थे, और रूस ने डिक्लेयर कर दिया कि जब तक पीएम मोदी का ये दौरा रहेगा हम कोई हमला किसी तरीके का नहीं करने वाले हैं, तो क्या शांति दूत की जिस भूमिका में देखा जा रहा था पीएम मोदी को, उसमें कुछ चांसेस हैं क्या कि दोनों देशों के बीच में बातचीत पॉसिबल हो सके, या कुछ मीडिएटर की भूमिका निभाकर, शांति दूत की भूमिका निभाकर इस युद्ध को शांत कराया जा सके? क्योंकि उससे ठीक पहले जो बाइडेन से भी बात हुई है पीएम मोदी की 26 अगस्त को। अरविंद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो हालात जैसे बन रहे हैं जी, आपने बिल्कुल ठीक ही कहा है। जो हालात जैसे बन रहे हैं उससे तो यही अंदाज लग रहा है कि शायद भारत कहीं मीडिएशन की भूमिका में आए, पर भारत के लिए यह संभव नहीं लगता है, क्योंकि भारत ने कभी भी दोनों पक्षों के बीच में मध्यस्थता या मीडिएशन के लिए कभी नहीं कहा, और न ही कभी रूस के हमले की भारत ने भर्त्सना की, जिसके लिए जेलेंस्की भी कई बार कह चुके हैं। तो भारत की जो मूलतः जो भूमिका है, क्योंकि भारत की अपनी मजबूरियां हैं, रूस पर उसकी सामरिक निर्भरता है, और इन सब चीजों को देखते हुए मीडिएटर न होकर भारत एक मैसेंजर रहा है हमेशा से रूस का। और जब वो वहां यूक्रेन की यात्रा पर भी गए हैं भारत के प्रधानमंत्री, तो वह एक मैसेंजर की भूमिका में ही है। पर हो सकता है जिस तरीके से जेलेंस्की साहब ने कहा है कि